जिस दिन मेरे बेटे नक्श का जन्म हुआ, उस दिन मैं फूट-फूट कर रोया था। खुशी के आंसू थे, लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी स्नेहा को अस्पताल के बिस्तर पर कमज़ोर हालत में देखा, तो मेरा दिल भर आया। उसकी सिज़ेरियन डिलीवरी हुई थी और वह काफ़ी कमज़ोर थी। उसी समय मैंने मन ही मन तय किया कि अब मुझे इन दोनों का बहुत ध्यान रखना है। शुरुआती दिन हमारे लिए बहुत खूबसूरत थे। मैंने रातों को जागकर नक्श की नैपी बदली, उसके लिए दूध बनाया और जब भी वह रोता तो उसे गोद में लेकर रात भर में टहलता। स्नेहा के लिए हल्का खाना बनाता और उसकी दवाइयों का भी ध्यान रखता था। रात को जब नक्श को अपनी छाती पर लिटाकर उसके नन्हे-नन्हे हाथों को थामे रहता, तो उसकी हल्की सी सांसें महसूस करके मुझे लगता जैसे पूरी दुनिया की खुशियां मुझे मिल गई हों। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिल गया। मैं पुणे में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और सुबह से रात तक व्यस्त रहता था। स्नेहा की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा कि कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ जाएं, ताकि स्नेहा और नक्श को उनका सहारा मिल सके। माँ शुरू से ही गांव में रही थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी घर गृहस्थी और परिवार को संभालते हुए बिताई थी। उनके लिए वही तौर तरीके सही थे, जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा और अपनाया था। घर आते ही उन्होंने नक्श की देखभाल अपने तरीके से शुरू कर दी। सुबह होते ही वह कमरे की खिड़कियां खोल देती और कहती, खिड़कियां खुली रहने दो, ताजी हवा आती रहनी चाहिए। जच्चा और बच्चा दोनों के लिए एसी की हवा अच्छी नहीं होती। कमरे में प्राकृतिक हवा आती रहेगी तो दोनों को ज्यादा आराम मिलेगा। फिर नक्श के माथे पर काला टीका लगाकर कहती, इसे नजर से बचाना भी जरूरी है। कभी वह नक्श के सिरहाने एक छोटा सा चाकू रख देती और कहती, इसे पास रखने से बच्चा अचानक चौंकेगा नहीं, डर कर सिमटेगा नहीं। हमारे यहाँ नवजात बच्चे के पास ऐसे ही रखा जाता है। स्नेहा यह सब देखकर परेशान होती, लेकिन माँ की उम्र और अनुभव का सम्मान करते हुए शुरू में ज्यादा कुछ नहीं कहती। स्नेहा खुद डॉक्टर थी और मेडिकल साइंस पर भरोसा करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद बढ़ने लगे। नहलाने के बाद माँ नक्श को मुलायम कपड़े में थोड़ा कसकर लपेट देती और कहती, ऐसे लपेट कर रखो तो बच्चा आराम से सोता है। स्नेहा धीरे से कहती, माँ जी मैं आपकी बात समझती हूँ और आपकी भावनाओं की भी कद्र करती हूँ, लेकिन अब समय बदल गया है। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मुझे भी पता है कि बच्चे के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माँ को लगता कि बहू उनके अनुभव को गलत बता रही है और स्नेहा को लगता कि माँ बच्चे की सेहत के मामले में जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है। एक दिन अप्रैल की तेज गर्मी में माँ ने नक्श को जरूरत से ज्यादा कपड़ों में लपेट दिया। स्नेहा ने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ जी इतनी गर्मी में इतना मत लपेटिए। इतने सारे कपड़े लपेटने से बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। माँ बोली, हमने अपने बच्चों को भी ऐसे ही पाला है। बच्चे को ढक कर रखोगी तो चैन से सोएगा। मैं दोनों के बीच फंसा रहता। एक तरफ मेरी माँ थी, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, और दूसरी तरफ मेरी पत्नी थी, जो खुद डॉक्टर थी और अपने बच्चे की सेहत को लेकर चिंतित थी। मैं दोनों की बात समझता था, लेकिन सही समय पर सख्ती से किसी एक बात का फैसला नहीं ले पाया। मुझे लगता था कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उस दिन मैं जल्दी ऑफिस के लिए निकला था। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक याद आया कि मेरा मोबाइल तो घर पर ही छूट गया है। मैंने तुरंत गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। मुझे क्या पता था कि मोबाइल लेने के लिए वापस लौटना मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल देखने वाला था। जैसे ही मैं घर के दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से बर्तन गिरने की आवाज आई। फिर माँ की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, तू मुझे बताएगी कि बच्चा कैसे पालते हैं? उसके बाद स्नेहा की घबराई हुई आवाज आई, माँ जी प्लीज, नक्श को बहुत गर्मी लग रही है। उसके कंबल और कपड़े खोल दीजिए। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ ने नक्श को कई कपड़ों और कंबल में कसकर लपेटकर अपनी गोदी में लिया हुआ था और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। स्नेहा घबराकर उसके कंबल और कपड़े खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं तुरंत माँ के पास पहुंचा, नक्श को उनकी गोदी से लिया और उसके कंबल और कपड़े खोल दिए। उसे सीधा लेटाकर मैं घबराई हुई नजरों से उसका चेहरा देखने लगा। उसकी कोई हलचल नहीं हो रही थी। स्नेहा ने बिना समय गवाए उसे संभाला और जरूरी प्राथमिक उपचार शुरू किया। मैं बस कांपते हुए अपने बेटे की तरफ देख रहा था।
कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय रुक गया हो। फिर नक्श ने हल्की सी सांस ली और रोने लगा। उसकी आवाज सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। स्नेहा ने उसे सीने से लगा लिया और माँ एक कोने में बैठकर रोने लगी। वह बार बार कह रही थी, मैंने तो बस इसके भले के लिए किया था, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। उस घटना के कुछ दिनों बाद माँ गांव लौट गई। नक्श जैसे जैसे बड़ा होता गया, माँ के साथ उसका लगाव भी बढ़ता गया। वह जब भी गांव जाता, माँ उसे देखकर खुशी से भर जाती। उसके लिए उसकी पसंद की चीजें बनाती, अपने हाथों से खिलाती और जाते समय ढेर सारी हिदायतें देती। त्योहारों पर जब भी माँ पुणे में हमारे घर आती, नक्श उनके आसपास ही घूमता रहता। माँ भी उसे अपने पास बिठाकर खूब प्यार करती। नक्श कई बार माँ से कहता, दादी आप हमारे साथ पूना में ही आकर क्यों नहीं रहती? लेकिन माँ हर बार हंसकर बात टाल देती। उन्हें गांव का अपना घर, वहां की जिंदगी और अपनी दिनचर्या छोड़कर पुणे में आकर रहना सहज नहीं लगता था। वह कहती, बेटा मैं गांव में ही ठीक हूँ, तुम लोग अपनी जिंदगी में खुश रहो, मुझे यहीं रहने दो। नक्श अपनी दादी को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन उनकी झिझक की वजह से वह उन्हें मजबूर नहीं करता था। साल बीतते गए और नक्श अब बड़ा होकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। एक दिन उसने मुझसे पूछा, पापा दादी अकेली गांव में क्यों रहती है, हमारे साथ क्यों नहीं रहती? अब तो उनकी उम्र भी हो गई है। उसके सवाल ने मुझे कुछ पल के लिए चुप कर दिया। मैंने उसे अपने पास बिठाया और उस दिन की पूरी घटना बता दी। मैंने कहा, बेटा उस दिन जो हुआ उसमें दादी की नीयत गलत नहीं थी, उन्होंने अपनी समझ से तेरी भलाई के लिए ही सब कुछ किया था। नक्श बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, पापा मुझे दादी से मिलना है। कुछ समय बाद हम गांव गए। नक्श दादी के पास बैठा और बोला, दादी पापा ने मुझे उस दिन की बात बता दी है। इतना सुनते ही दादी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तेरे पापा ने सब बता दिया? नक्श ने उनका हाथ पकड़कर कहा, हाँ दादी, लेकिन उन्होंने मुझे यह भी बताया कि आपकी नीयत गलत नहीं थी। दादी गलती आपकी नहीं थी, पुराने रीति रिवाजों की थी। आपने वही किया जिसे आपने अपनी जिंदगी में सही माना था। आपने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी भलाई के लिए ही किया था। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नक्श का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा, बेटा मैंने उस दिन जो कुछ किया था तेरी भलाई के लिए ही किया था। मुझे सच में लगा था कि मैं वही कर रही हूँ जो तेरे लिए अच्छा है। मुझे क्या पता था कि अनजाने में बात इतनी बिगड़ जाएगी। नक्श ने दादी को गले लगा लिया और कहा, दादी अब आप मेरे साथ घर चलेंगी, आपकी उम्र हो गई है, अब आप गांव में अकेली नहीं रहेंगी। आपने बचपन में मेरा ख्याल रखा है, अब मेरी बारी है आपका ख्याल रखने की। उषा जी ने बहुत मना किया, लेकिन नक्श नहीं माना और आखिरकार उन्हें अपने साथ पूना के घर में ले आया। घर पहुंचने के बाद कुछ देर उषा जी और स्नेहा एक दूसरे के सामने चुपचाप बैठी रही। दोनों के मन में उस पुराने दिन की यादें थी, लेकिन इस बार उनके बीच कोई शिकायत नहीं थी। कुछ पल बाद उषा जी धीरे से उठी, स्नेहा के पास गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बहू एक बार फिर उस दिन के लिए तुझसे माफी मांगती हूँ। स्नेहा की आंखें भी नम हो गई। उसने उषा जी का हाथ थामकर कहा, नहीं माँ जी, अब आप उस बात के लिए माफी मत मांगिए। नक्श आपका भी उतना ही पोता है जितना मेरा बेटा। आपने उस दिन उसकी भलाई के लिए ही सब कुछ करना चाहा था। बस अनजाने में जो कुछ हुआ वह हो गया। अब आप उस बात को भूल जाइए, मैं भी उस बात को भूल चुकी हूँ। उषा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने स्नेहा को गले लगा लिया। स्नेहा भी उनसे लिपट गई। इतने सालों से दिल में दबा हुआ दर्द उस एक गले मिलने के साथ जैसे हल्का हो गया था। उस दिन के बाद दादी और स्नेहा ने एक दूसरे को दिल से अपना लिया। अब दोनों सास बहू एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लगी। उषा जी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए अब उन्हें गांव में अकेले रहने की जरूरत नहीं थी। नक्श भी खुश था कि उसकी दादी अब उसके साथ रहेंगी। जिस घर में कभी पुरानी सोच और नई सोच के बीच टकराव हुआ था, उसी घर में अब प्यार, समझदारी और अपनापन था। नक्श दूर खड़ा दोनों को देख रहा था और उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। उसे महसूस हुआ कि रिश्तों में हर पुरानी बात को उम्र भर ढोना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाले की नीयत समझ लेना और दिल से माफ कर देना ही रिश्ते को फिर से खूबसूरत बना देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्यार के साथ समझदारी भी जरूरी है। पुरानी परंपराओं का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन जब बात किसी की सेहत और सुरक्षा की हो
तो सही जानकारी को ज़रूर महत्व देना चाहिए। और रिश्तों में अगर कभी कोई गलती हो जाए तो सामने वाले की नीयत समझकर उसे माफ़ कर देना रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में पुरानी गलतियों को हमेशा दिल में रखने की बजाय एक दूसरे की नीयत समझकर माफ़ कर देना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिश्ते माफ़ी और समझदारी से मजबूत होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली रिश्तों की कहानियों के लिए रिश्तों का रजिस्टर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही भावुक और रिश्तों की सच्चाई दिखाने वाली कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि रिश्ते ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी हैं।